माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में सक्सेना सर बायो क्लास में। और जेनेटिक्स का चैप्टर में पढ़ा रहा था और इसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको करा भी दिया था। इसके बाद आपको इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज हम आपको आपके ब्लड के बारे में बताएंगे, खून के बारे में या रक्त के बारे में। साथ ही साथ एक जानकारी और हम आपको दें, एक बिगिनिंग पोर्शन जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से है, नीट के लिए भी इसमें तैयारी में आपको मदद मिलेगी। नीट का चैप्टर या नीट सिलेबस के आधार पर जो हमारा नया टॉपिक मिलेगा वह भी आपको जल्दी ही मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। समय समय पर आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी और इस चैप्टर के बारे में जो जेनेटिक्स का चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें भी आपकी रुचि को देखते हुए हम इसे और अच्छी चीज़ें इनमें बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी आपको मदद करेगी। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा जेनेटिक्स। ब्लड के बारे में आप जानते हैं, काफ़ी कुछ आपको पता भी होगा क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में या रक्त वाहिनियों में लाल रंग का तरल पदार्थ बहता है। जानकारी होगी, इसमें हमें आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रक्त वाहिनियों में लाल रंग का तरल पदार्थ रक्त बहता है, जो हल्का क्षारीय माध्यम का होता है। इसकी पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास होती है। 7.4। अगर इसका स्वाद हम देखें तो नमकीन होता है हल्का, और ये हमारे ब्लड में, ये हमारे ब्लड वेसल्स में लगातार कंटिन्यू बहता रहता है। ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट या अपारदर्शी पदार्थ के रूप में होता है, लिक्विड होता है। ठीक। दूसरी चीज हम इसमें एक चीज और बता दें कि एक हेल्दी व्यक्ति का वेट लगभग कितना होता है? 70 किलोग्राम का। एक हेल्दी व्यक्ति लगभग 5.5 फीट का, एक एडल्ट पर्सन जो कि लगभग 30 साल का हो, तो उसमें वेट आसपास 70 किलो के आसपास होगा और उसकी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। बात मेरी समझ आई? कितना मैंने बताया? एक एडल्ट पर्सन के, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। लाल रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है, हल्का नमकीन या क्षारीय प्रवृत्ति का, जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास होती है। नॉन ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी पदार्थ होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में लगातार बहता है। इसकी कैसे ओरिजिन हुई, किस प्रकार से ब्लड की उत्पत्ति होती है, ये जब हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अभी आप इतना जानिए और यहीं चलिए कि किस प्रकार से चाइल्ड में या बच्चे में माता पिता से ब्लड बनता है और कितने टाइप के ब्लड होते हैं। नॉर्मली ये जान लीजिए कि पहले के समय में ऐसा जाना जाता, बहुत पहले नहीं, 19th सेंचुरी के पहले, 1900 के पहले ये माना जाता था कि जितने लोग हैं सबका ब्लड एक जैसा है, सारा रेड कलर का होता था। जब कभी किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो किसी हेल्दी व्यक्ति को पकड़ लाए और उसका ब्लड निकाल के उसको रोगी व्यक्ति को या पेशेंट को चढ़ा दिया गया।
तो होता क्या था, कभी कभी जब ब्लड मैच कर जाता था तब तो वो व्यक्ति जीवित रहता था, और जब ब्लड मैच नहीं करता था तो वो मर जाता था, अर्थात जीने वाला भी व्यक्ति होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। सबसे पहले सन 1900 में, कब? 1900 में 1900 में एक साइंटिस्ट थे, लैंड स्टीनर। क्या नाम बताया हमने? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने ये पता लगाया कि सब लोगों का ब्लड एक जैसा नहीं होता है। जो दिखता है लाल लाल, वो दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन सभी व्यक्तियों का ब्लड अलग अलग होता है। वास्तव में ब्लड में दो चीजें होती हैं, दो प्रकार की प्रोटीनें होती हैं, जिनमें से एक प्रोटीन कहलाती है एंटीजन और दूसरी प्रोटीन कहलाती है एंटीबॉडी। ध्यान रखिएगा, एक प्रोटीन होती है एंटीजन, दूसरी प्रोटीन होती है कहां पाई जाती है? ब्लड में 3 प्रकार की सेल होती हैं। एक आरबीसी, कौन सी होती है? आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, बात समझ आ रही? दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ध्यान दे रहे हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। हमें तीनों में से किसी की अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी को जो हम बता रहे हैं तो उसको बताने के लिए केवल हमें आरबीसी की आवश्यकता पड़ेगी। आरबीसी की सेल वॉल, आरबीसी ये है, इसकी सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब कोशिकाखड़ा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है उसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? एंटीजन। क्या नाम दिया गया? एंटीजन। और ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है उसे नाम दिया गया था एंटीबॉडी। क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर? 2 प्रकार की प्रोटीनें होती हैं। एक आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन जो होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें हम जो प्रोटीन होती है उसे नाम दिया गया एंटीजन। और दूसरी जो प्लाज्मा होता भरा हुआ होता है, उस प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है उसे नाम दिया गया एंटीबॉडी। कोई दिक्कत नहीं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये 2 टाइप की होती हैं। ठीक, स्टडी की गई तो ये पाया गया कि एंटीजन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, एंटीजन भी अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक पहला और ये दूसरा। पहले वाले को नाम दिया गया एंटीजन ए और दूसरे वाले को नाम दिया गया एंटीजन बी। दोनों को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया। क्या? एंटीजन ए और एंटीबॉडी अभी बताएंगे बात। एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये 2 टाइप के एंटीजन है। कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाए, जब एंटीबॉडी का डिस्कस किया गया, एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस हुआ तो ये देखा गया एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है और ये भी ए और बी है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए या दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए इसको भी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा गया। इन्हें एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी से हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सीधी सी बात, आप इतना याद रखें कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी 2 प्रकार की प्रोटीनें हैं, उनमें से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आरबीसी के पाई जाती है। उस आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन को हमने एंटीजन का नाम दिया और दूसरा जो प्लाज्मा में पाई जाती है उसे एंटीबॉडी का नाम दिया। ठीक,
एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। कोई दिक्कत नहीं। अब एंटीजन की स्टडी हुई तो ये पाया गया कि एंटीजन भी दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पे प्रदर्शित किया गया। और इसी प्रकार से एंटीबॉडी की स्टडी होने पर भी ये पाई गई कि ये भी दो प्रकार की प्रोटीनें होती हैं। इन एंटीबॉडी को एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी से प्रदर्शित किया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी बातें हो गई ब्लड के बारे में। क्या क्या हो गया? ब्लड लाल रंग का तरल पदार्थ है या लिक्विड है। दूसरी चीज, ये हल्का साल्टी होता है, नमकीन होता है। पीएच वैल्यू इसकी 7.4 होती है। ठीक, ब्लड वेसल्स में बहता है, और पहले ये माना जाता था कि सबका ब्लड एक जैसा होता है, परंतु 1900 में 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ये पता लगाया कि सबका ब्लड एक जैसा नहीं होता है, बल्कि इसमें पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी इसमें अंतर उत्पन्न करते हैं। जब एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है उसे एंटीजन का नाम दिया गया, और ये स्वयं दो प्रकार की होती है, जिसे एंटीजन ए और एंटीजन बी से प्रदर्शित किया गया। इन दोनों को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में शो किया गया। ठीक, दूसरी चीज, जब एंटीबॉडी की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ये प्लाज्मा में उपस्थित होता है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए एंटीबॉडी स्मॉल ए, अंग्रेजी की लेटर ये भी है लेकिन स्मॉल लेटर नहीं, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी से प्रदर्शित किए गए। ठीक, और एक कॉमन बात जो कि आपको हल्का सा माइंड में अपने रखना है कि लगभग 70 किलोग्राम के व्यक्ति में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिस्कस कर ले टाइप्स ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड का मतलब कि ये रक्त कितने प्रकार के होते हैं। रक्त का मतलब रक्त वर्ग से है। अभी मैं आपको और डिस्कस कराता हूं। देखिए, इसमें इसको मैं बंद कर मिटा दे रहा हूं। देखिए, दरअसल होता क्या है कि ब्लड में जो एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती हैं, ये ब्लड के ब्लड ग्रुप को शो करते हैं। किसको? ब्लड के ब्लड ग्रुप को या रक्त के रक्त वर्ग को प्रदर्शित करते हैं या उसका निर्धारण करते हैं। वास्तव में जिस ब्लड में जो एंटीजन होता है वही उसका वर्ग होता है। मैंने क्या कहा? बात सुनी क्या? मैंने कहा कि जिस ब्लड में जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ब्लड में एंटीजन ए है, ए का मतलब कैपिटल ए है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। अगर एंटीजन बी है तो क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप बी। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, और अगर एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। ध्यान दिया? मैंने आपसे बताया कि किसी भी ब्लड में उपस्थित एंटीजन ही उसके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है, या रक्त के प्रकार या कौन सा रुधिर वर्ग है इस बात का निर्धारण करती है। अर्थात अगर किसी ब्लड में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी ब्लड में एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, किसी ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और किसी के ब्लड में अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। बात समझ आ गई? अब आपके दिमाग में ये बात उठ रही होगी
कि एंटीबॉडी की चर्चा तो कहीं नहीं हुई। ये भी ध्यान रखिएगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों ही रुधिर में पाई जाने वाली या ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन है, लेकिन दोनों कभी भी एक जैसी साथ साथ नहीं रहती है। ये बात समझ आई कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों ही ब्लड में ही पाई जाती हैं, लेकिन कभी भी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी एक ही ब्लड में नहीं रहती। इसमें अगर एंटीजन क्या है, ये ए है, तो एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। अगर इसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। स्मॉल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एंटीबॉडी को हमने प्रदर्शित ही किया था स्मॉल लेटर से। कैपिटल लेटर से हमने क्या शो किया था? एंटीजन को। क्या शो किया था कैपिटल लेटर से? एंटीजन को। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, और अगर एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपको क्लियर हुई? मैंने बताया कि अगर ब्लड ग्रुप, ये शॉर्ट में हम इसको लिख दे रहे हैं बीजी, आपको क्लियर होगा। बीजी मतलब ब्लड ग्रुप। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, ये बॉडी, ये एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कैपिटल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कैपिटल बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों, एंटीबॉडी कोई नहीं। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई नहीं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड ग्रुप एंटीजन कोई नहीं होगा कब? जब ब्लड ग्रुप ओ होगा और एंटीबॉडी ए और बी दोनों। क्लियर हुआ? रफली आपने समझ लिया होगा। तो नोट्स बनाते समय ये छोटी सी चार्ट बना देंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा ये देखिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत हमसे आप पूछ लेंगे। एक बार पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पूछोगे तो हमें भी तकलीफ होगी कि आपने इसका क्लास चलते समय आपने नहीं पूछा, बाद में आप कह रहे नहीं समझा। ये मैं यहां रख रहा हूं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये रखना है एंटीजन और ये रखना है एंटीबॉडी। बात नहीं समझ में आई? ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, कुल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बने इस आधार पर मैंने अभी आपको समझाया? 4 प्रकार। कौन कौन से? ए, बी, ओ और ए बी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 प्रकार के मैंने बताया तो आपको 4 लाइन लिखी दे रहे हैं, आपको समझने में और मुझे समझाने में और आराम में। कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान दीजिए। ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए। ठीक? ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन ए और बी दोनों, एंटीबॉडी कोई नहीं। ठीक? और ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों। अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? अब आपको इस आधार पे अपना नोट्स भी आप बना सकते हैं और इस बात को याद भी बड़े आसानी से हो जाएगा। क्या? टोटल 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल, A, B, AB and O. In blood group A, antigen A is present
while antibody B is present. In blood group B, antigen B is present, antibody small a is present, and in blood group AB, antigen A and B both are present, while antibody is totally absent, neither A nor B is present. Next, blood group O. In this type of blood group, no any antigen are present, but antibody A and B both are present. क्लियर? और इसके बाद एक चीज और जान लीजिए, नेवर इन एनी ब्लड ग्रुप सेम टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर प्रेजेंट. क्लियर? कभी भी किसी भी रक्त में समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. कभी भी किसी भी रक्त में समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं. कोई दिक्कत? अब ये चीज, ये चार्ट अगर आपको रेडी हो गई, आपके माइंड में अगर ये तैयार हो गई, तो फिर आपका ब्लड से संबंधित अधिकांश चीज या अधिकांश पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया. अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभी जब ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? एंजॉय करने के लिए? नो. आपको ब्लड जब किसी की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? कभी किसी से गुस्सा होगा तो उसका ब्लड लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं. जब कभी पेशेंट को किन्हीं कारणों से ब्लड की आवश्यकता पड़ गई, मान लीजिए किसी का, भगवान न करे कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, उसको चोट लग गई, उसके शरीर से ज्यादा ब्लड निकल गया, तो उसकी जान बचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है. या कोई एनीमिक हो गया, उसके शरीर में ब्लड की कमी हो गई, तो उसके शरीर में किसी हेल्दी व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है, और हेल्दी व्यक्ति का रक्त चढ़ाने के लिए फिर किसी हम डोनर को हायर करेंगे, लेंगे, फिर उस डोनर से ब्लड को लेकर के पेशेंट की बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, चढ़ाएंगे, तब पेशेंट की जान बच जाती है. और इस पूरी प्रोसेस को ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर आदान के नाम से जानते हैं. कोई दिक्कत? उसमें भी ये बात ध्यान रखेंगे कि जो डोनर होता है वो उसका ब्लड, जो रिसीवर होता है जिसके शरीर में ब्लड जाएगा, तो रिसीवर के या रिसिपिएंट के बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम न होने पाए. अर्थात जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड में इंटर करेगा, तो उसके शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम न होने पाए. अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो गए तो क्या होगा? ये ब्लड क्लॉट कर जाएगा, और जिसे आप जान बचाने के लिए ब्लड चढ़ाएंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके शरीर में रक्त का थक्का बन जाएगा. ये बात मेरी समझ आ गई? तो हमने आपको ब्लड के बारे में बताया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन आज आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा. इससे संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप तुरंत हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट डे हम आपको नया टॉपिक जिसे कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से जानेंगे, ब्लड इनहेरिटेंस के नाम से अगला टॉपिक उसके होगा. अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या किसी व्यक्ति किसी फैमिली में माता पिता से बच्चे में कौन सा ब्लड पहुंचेगा, मम्मी पापा का ब्लड क्या है, तो उनके होने वाले बच्चे में क्या ब्लड होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज बस इतना ही. आपको समझ में आया होगा. पॉजिटिव रिस्पांस जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलता है तब तक हमें भी चैन नहीं मिलता है. तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आपको हमसे अच्छे वीडियो लेने हैं तो आप अपने ग्रुप को बड़ा करते रहिए,
अर्थात अपने ग्रुप में और बच्चों को जोड़िए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग ये वीडियो देख पाएँ, उन्हें भी लाभ हो और हमें भी, मेरा भी उत्साह बढ़ाएं ताकि हम आपको और अच्छा वीडियो दे पाएँ। थैंक यू।